आज हम लोग देखते हैं ऋग्वेद का सामाजिक व्यवस्था। और ये वैदिक काल का लास्ट टॉपिक है। ठीक, सामाजिक व्यवस्था ऋग्वेद का। तो सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना होगा। हम लोग को पढ़ना होता है समाज में। तो सबको पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में क्या क्या चीज़ टॉपिक पूरे इतिहास में किसी भी कालखंड में रखा जाएगा। तो सबको पहला स्टेप बताया था पहले भी कि समाज कैसे पढ़ाता है। तो मेनली हम लोग समाज अगर पढ़ेंगे तो पाषाण युग से लेकर पूरे आज तक का समाज में क्या चेंजिंग आया और क्या बदला, इसको 3 पड़ाव में पढ़ेंगे हम लोग। एंशियंट काल का समाज, मध्यकाल का समाज और आधुनिक काल का समाज। कभी भी तुलनात्मक पढ़ना होता है। पाषाण युग में कैसा समाज था, नवपाषाण युग में कैसा था, ताम्रपाषाण में कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन कैसा था, वैदिक काल का हम लोग जो पढ़ रहे हैं कैसा था, तब आएगा 600 BC में कैसा था, तब आएगा मौर्य काल में कैसा था, तब आएगा आफ्टर मौर्य में कैसा था। तो एक दूसरे से ऐसी तरह से क्रमबद्ध करके हम लोग पढ़ेंगे, तो इससे हम लोग को चल जाएगा पता क्या कंटिन्यूटी हुआ और क्या चेंजिंग हुआ। तो मेंस में भी लिखने में अच्छा रहेगा, कुछ भी परिवर्तन के तौर पर पूछेगा तो। ठीक, अब आता है दूसरा टॉपिक। इसी में सामाजिक व्यवस्था में दूसरा टॉपिक आएगा। सबसे पहला बात सामाजिक टॉपिक में आएगा हम लोग का, देखो सबसे पहले था परिवार। समाज में कभी भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले परिवार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एकल परिवार की व्यवस्था थी, कि संयुक्त परिवार था, कि परिवार का मुखिया कौन होता था, परिवार कैसा प्रधान था, पितृ प्रधान था कि मातृ प्रधान था। तो हम लोग देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में पहली बार पितृसत्तात्मक समाज आया। इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज जब पढ़ेंगे तो वहाँ परिवार का प्रमुख था, मातृसत्तात्मक समाज था, यानी माता की प्रधानता थी। तो परिवार के बाद आता है दूसरा होता है परिवार आएगा। परिवार मतलब एक परिवार, हम लोग जैसे कैसे हम लोग अपना घर में परिवार रहते हैं, संयुक्त परिवार, गाँव में एकल परिवार। ठीक, परिवार का मुखिया होता है जो सबसे मेन होता है। पुरुष अगर रहेगा तब पुरुष प्रधान समाज होगा। तब आता हम लोग वर्ण व्यवस्था। परिवार के बाद आता है समाज में पहले क्या पढ़ना होता है, पर समाज में परिवार, परिवार के बाद वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में पढ़ना होता है कितने प्रकार के वर्ण थे, तो 4 प्रकार के वर्ण थे। चारों वर्णों का कौन कौन से कार्य था, क्या कोई भी वर्ण एक दूसरे का कार्य कर सकता था कि नहीं। फिर बाद में इस वर्ण व्यवस्था में जटिलता कब आई। जटिलता का मतलब हुआ कि ये वर्ण अपना ही काम करेगा, दूसरा वर्ण का वो काम नहीं करेगा। ये वर्ण व्यवस्था में बस इतना ही पढ़ना है। तब आएगा तीसरा जाति व्यवस्था आता है। जाति व्यवस्था हम लोग पढ़ते हैं जिससे काम के अनुसार, कर्म के अनुसार, जैसे बहुत सारे वस्तुएं बनने लगी, जैसे चर्मकार तो चर्मकार जाति, लोहार लोहा बनाने वाला लोहार जाति। तो जाति बना कैसे, काम के आधार पर। वर्ण कैसे बना है, तो ये वर्ण के बारे में बताता है कि ब्रह्मा के मुख से, छाती से, जांग से और पैर से बना है सब। ठीक, जाति के बाद आएगा एक और आएगा। इसी जाति में सबसे जो अछूत होगा उसको बोलते हैं अस्पृश्यता पढ़ना है। अस्पृश्यता मतलब अछूत है। जो गांव में आता था लोग शहर में किसी काम से मैला उठाने या कोई पशु मर गया उसको उठाने, तो उससे लोग काफ़ी उसको देखना पसंद नहीं करते थे, तो डूबे भी जाते था। उसी अछूत की बात होगा अस्पृश्यता। तो पहला गया परिवार समाज में, दूसरा वर्ण व्यवस्था पढ़ना होता कभी भी, तीसरा जाति व्यवस्था, चौथा अस्पृश्यता यानी छुआछूत, पांचवा आएगा तब आएगा स्त्री व्यवस्था के बारे में, स्त्रियों की क्या स्थिति थी, स्त्रियां पढ़ी लिखी होती थी कि नहीं, उनको आर्थिक उनका महत्व, राजनीतिक महत्व, सामाजिक महत्व, उनका धार्मिक महत्व। तब आएगा इसके बाद इसमें आएगा भोजन व्यवस्था, ओढ़ावा पहनावा सभी आएगा। ठीक, उसके बाद आएगा इसमें शिक्षा। इतना ही टॉपिक समाज में पढ़ना होता है। पहला कौन, परिवार, दूसरा वर्ण व्यवस्था, तीसरा जाति व्यवस्था, चौथा स्पृश्यता, पांचवा स्त्री के बारे में, छठा भोजन व्यवस्था और सातवां शिक्षा। शिक्षा में जैसे जैसे कौन सी शिक्षा लेते थे, शिक्षा क्यों लेते थे, शिक्षा कहाँ लिया जाता था, शिक्षा कौन देते थे, उस गुरु क्या कहा था, वही सब है। उसी समय का शिक्षा से लेकर आज तक का शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन है, ये सब पढ़ना होता है, कंटिन्यूटी। इतिहास पढ़ने का क्रम क्या है, एक दूसरे से जोड़ करके लिंकअप करके पढ़ना काल का सभी चीज़ को, तो पूरा समझ में आएगा क्या नया जुड़ा, क्या परंपरा रहा, ये सब समझ में आएगा। तो लिंकअप करने में अच्छा रहेगा।
अब हम लोग सीधे टॉपिक की ओर आते हैं। यही सब पढ़ना होता है समाज में। सबसे पहले आते हैं, हम बता ही दिए थे कि वैदिक काल में दो टॉपिक था, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। यानी इसको दो खंड में बांटते हैं, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। 1500 से 600 BC को ये 1000 तक चला था और ये 1000 से 600 BC तक। तो सबसे पहले आता है सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो ऋग्वेद का समाज कैसा था? चले हम लोग सप्त सिंधु क्षेत्र में, जहाँ पर आर्य लोग बसे थे। तब आएंगे हम लोग गंगा जमुना दोआब की बेल्ट में, यहाँ उत्तर वैदिक काल के लोग बसे। इन्हीं के अग्रज लोग जो आगे बढ़े उनको उत्तर वैदिक काल कहा गया। तो हम लोग जब सप्त सिंधु क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ के लोगों का सामाजिक व्यवस्था कैसा था, आर्यों का। ठीक, आज बताया था ना कि सबसे पहले यहाँ कर बसे थे। तो इसका जितना भी कड़ी है उसको पहले देख लेना। सबसे पहला था परिवार, बताए थे जैसे समाज में। तो परिवार जब देखें सब सिंधु आकर में, तो देखें कि सबसे छोटी इकाई थी समाज की, यानी इससे छोटा इकाई नहीं था, जिसका संबंध कुल से, वंश से, गोत्र से भी था। यानी परिवार जो थी समाज की सबसे छोटी इकाई थी, उसको कुल भी बोलते थे, उसको वंश भी बोलते थे, उसको गोत्र भी बोलते थे। किसको? परिवार को। ठीक, अब पूछ देगा कभी कभी कि कुल, वंश या गोत्र की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? तो ऋग्वेद में। परंतु गोत्र प्रथा की स्थापना कभी? तो बोलना उत्तर वैदिक काल में। शब्द की चर्चा बोलेगा तो इस सब की गोल, कुल, वंश, गोत्र शब्द की चर्चा ऋग्वेद में। और गोत्र प्रथा की चर्चा, प्रथा की, ये गोत्र प्रथा नहीं, परिवार है ये इस गोत्र में आता है, ये परिवार अलग गोत्र में आता है। ऐसे ऐसे कैसे आज कोई गोत्र आता, हम लोग गोत्र अपना शादी ब्याह में आते हैं, कश्यप गोत्र, क्षत्रिय गोत्र, ये सब गोत्र है। तो उत्तर वैदिक काल में इसकी स्थापना हुई। ठीक, पूछ देगा कि गोत्र शब्द कब चर्चा है? पहली बात ऋग्वेद में, लेकिन प्रथा के रूप में ये अलग, ये अलग गोत्र है, ये मेरा गोत्र नहीं है, ये मेरा गोत्र है, ये अलग गोत्र है। तो गोत्र कैसा शब्द हुआ है? तो गोष्ठ यानी पूरा कुल, गोधन पालन क्षेत्र से हुआ है। बताए थे कि ऋग्वेद में गाय सबसे प्रामाणिक गाय था। तो एक तरह के गाय पालने वाले लोगों को एक जगह रखा गया था, दूसरे तरह गाय पालने वाले को एक जगह रखते थे लोग। तो उसी से गोष्ठ आई थी। ये एक अलग गोत्र हो गया, ये अलग गोत्र हो गया। ठीक, परिवार का प्रमुख अब आता है। परिवार जो हम लोग हैं सिंधु वैदिक सिंधु क्षेत्र में, तो यहाँ परिवार देखें कि परिवार है। यहाँ पर लोग सबसे पहले क्या बना? परिवार बना है। समाज में सबसे पहले क्या बनाएगा? परिवार। परिवार क्या था? तो सबसे छोटी इकाई था, इससे छोटा कोई अब संस्था नहीं थी। इसके प्रमुख जो परिवार को संभालते थे, जो देख रेख करते थे, उसका आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इसको देखभाल जो करते थे घर को, उसके प्रमुख को बोलते कुलप या गृहपति। तो पूछता है ऋग्वेद में परिवार के प्रमुख को क्या बोलता है? गृहपति। ठीक, अब होता है परिवार जो था वंशानुगत था। परिवार क्या था? वंशानुगत था। कैसे जाना गया? तो देखते थे कि एक ही परिवार में जो बड़ा होता था वही उसका फिर अगला मुखिया बनता था। तो वंशानुगत था, तो अतः पिता का उत्तराधिकार पुत्र था वो। जैसे एक परिवार है, इस परिवार में जो पुता होगा, वह पिता का जो बेटा होगा वही अगला क्या हो जाएगा? प्रमुख बनेगा। तो क्या होगा? वंशानुगत हुआ ना, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा। तो परिवार कैसा था? वंशानुगत था, यानी जो उसका प्रमुख था वंशानुगत था। ठीक, पितृसत्तात्मक परिवार था, यानी समाज में किसकी प्रधानता थी परिवार में? तो पिता की, यानी पिता जो बोलता था वही होता था। ठीक ना, तो उसको बोलते पुरुष प्रधान। क्यों हो गया पुरुष प्रधान? तो पिता कहता था कि हम पशुपालन करके आते हैं, हम कृषि व्यवस्था करके आते हैं, यानी खेती करते हैं, हम ही पशुपालन करते हैं, हम ही घर चलाते हैं, तो मेरी भूमिका ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए, हम जो बोलेंगे घर में वही होगा। तो पशुपालन और कृषि के आधार पर समाज कैसा हुआ? पुरुष प्रधान। और उस पुरुष प्रधान के कारण उसका समाज का नाम क्या पड़ा? पितृसत्तात्मक। यही परिवार हुआ। संयुक्त परिवार भी था इस समय। कौन परिवार था? संयुक्त परिवार था। कैसे चला पता कि संयुक्त परिवार था? तो ऋग्वेद के सूर्या सूक्त में, सूर्या सूक्त में एक औरत बोलती है कि मैं हूँ, मेरे देवर है, मेरे सास ससुर हैं, सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं हम लोग। जिससे पता चलता है कि परिवार में सभी लोग एक साथ मिलकर रहते थे। ठीक, तो संयुक्त परिवार में क्या होता है? जिसमें दादा दादी, चाचा चाची सब एक साथ मिलकर रहे। तो ऋग्वेद के सूर्या सूक्त में इसकी चर्चा होती है कि एक औरत कहती है कि मैं, मेरा पति, मेरा देवर, मेरे दादा दादी सब एक साथ, हम लोग एक साथ रह रहे हैं, जो बताता था कि संयुक्त परिवार था। आज भी बहुत सारा गांव में जाओगे तो संयुक्त परिवार आज भी है।
लेकिन धीरे धीरे इस संरचना में दरार आ रही है, मतलब संयुक्त परिवार टूट रहा है और लोगों को एकल रहने की चाहत बन रही है और एकल परिवार बन रहा है। शहरों के विकास ने संयुक्त परिवार की प्रथा को क्या किया, कमज़ोर किया है कि लोग अकेले रहना चाहते हैं तो शहर की ओर भागेंगे, तो गांव में संरचना में क्या ये दरार रही है। इसीलिए तो पहले देखा था शहर का विकास नहीं हुआ था डेवलप, तो गांव में काफ़ी सभी गांव के लोग संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे, एक ही साथ बड़ा बड़ा डेगची में खाना बनता था पहले। ठीक, नेक्स्ट अब आता है कि वर्ण व्यवस्था। दूसरा टॉपिक हम लोग क्या है, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था मतलब क्या हुआ कि वर्ण मतलब हम बताए थे कि जिसका रंग में प्रयुक्त होता था। तो वर्ण व्यवस्था की चर्चा ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उत्पत्ति है। पूछ सकता कि वर्ण शब्द की सबसे पहली उत्पत्ति कब हुई थी, ऋग्वेद में ही, जिसका मुख्य अर्थ होता रंग के रूप में प्रयुक्त। रंग मतलब कौन सा कलर का लोग है, जैसे गोरा होगा तो फलना जाति का होगा, काला होगा तो ये होगा, लेकिन कहीं कहीं पर इसका व्यवसाय में भी युक्त होता है। ऐसे मुख्य रूप से वर्ण का प्रयोग क्या होता है, रंग के रूप में। गोरा होगा तो उच्च जाति का, मध्यम गोरा होगा तो निम्न जाति का, सबसे काला होगा तो निम्न जाति का, इस तरह से लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर इसका व्यवसाय में भी प्रयोग हुआ है कि फलना व्यवसाय वर्ण के लोग हैं। ठीक, लेकिन मुख्य रूप से इसका प्रयोग वर्ण के रूप में हुआ है, रंग के रूप में हुआ। ठीक, अब आते हैं कि ऋग्वेद में जब हम गए, सप्तछंदो क्षेत्र में जब हम गए तो वहाँ देखे कि समाज में जो है 4 वर्णों में बटा है। जैसे मान लो ब्राह्मण का परिवार है, ये क्षत्रिय का परिवार है, ये वैश्य का परिवार है, तो परिवार अलग हो गया। अब वर्ण में क्या हो गया, रंग के आधार पर उनको अलग अलग वर्ण में रखा गया। जैसे ब्राह्मण, और कहा गया कि इन चारों वर्णों की उत्पत्ति को माना गया था कि दैविक आधार पर हुई थी। जैसे ब्राह्मण के बारे में बोला गया था कि ब्रह्मा के मुख से हुआ है, क्षत्रिय ब्रह्मा के छाती से, वैश्य जांग से ब्रह्मा के, और शूद्र हुआ पैर से। लेकिन शूद्र के बाद में जब हम ऋग्वेद में देखते हैं 3 वर्णों के स्पष्ट चर्चा देखते हैं, शूद्र के स्पष्ट चर्चा नहीं है। शूद्र के स्पष्ट चर्चा उत्तर वैदिक काल में देखते हैं हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में देखते हैं। ठीक है, यानी ऋग्वेद में मात्र 3 वर्ण की ही चर्चा है। ऋग्वेद मात्र कितने वर्ण की चर्चा है, 3 वर्ण की ही क्या है, चर्चा है। चौथा वर्ण का उत्पत्ति स्पष्ट रूप से कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक, कौन काल में हुआ, उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट चर्चा इसका हुआ। ठीक ना, तो पूछ देगा कि शूद्र के स्पष्ट चर्चा किस मंडल में, 10वें मंडल में है, किस सूक्त में, पुरुष सूक्त में है। ठीक, और 10वें मंडल का संबंध किससे है, उत्तर वैदिक काल से है। इसीलिए शूद्र स्पष्ट रूप से वैदिक ऋग्वेद में नहीं आता है, ये उत्तर वैदिक काल में जाकर क्या हो गया, ये वर्ण जुट गया। ठीक, हालांकि चारों वर्णों की उत्पत्ति का आधार सबसे पहले क्या माना गया, दैविक आधार माना गया है। पूछ देगा कि भारत में वर्ण व्यवस्था में सबसे पहले वर्णों की उत्पत्ति का आधार क्या माना गया था, दैविक आधार। उसके बाद इसको बना दिया था कर्म के आधार पर। तो पहले 4 वर्ण के आधार पर थे, दैविक आधार पर बना गया कि देवता के माध्यम से हुआ है। तब इसका नाम पड़ा कर्म के आधार पर बना कि जो पुरोहित करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो राजा बनेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो कृषि पशुपालन करेगा वैश्य कहलाएगा, जो तीनों वर्णों की सेवा करेगा शूद्र कहलाएगा। तब जाकर इसको बाद में वंश के आधार पर जोड़ दिया गया कि जो जिस क्रम वर्ण में पैदा लिया है उसी में जिंदगी भर रहेगा वो। तो ये 3 आधार पर हुआ था, पहले दैविक, फिर कर्म, फिर उसको वर्ण से जोड़ दिया गया। इसीलिए जो ब्राह्मण में पैदा लगा हमेशा के लिए ब्राह्मण में भी है, जो क्षत्रिय में पैदा लगा वो हमेशा क्षत्रिय में ही रहेगा। अब जबकि यही तुमको ऋग्वेदिक काल में अपना वर्ण बदल भी सकता था। जैसे वो व्यक्ति क्षत्रिय का काम कर रहा था, क्षत्रिय हो गया। जब वो ब्राह्मण का काम करने लगा तो ब्राह्मण कहला देगा, शूद्र का काम करने लगा शूद्र कहलाएगा। लेकिन अब क्या है कि आप शूद्र होकर भी आप कोई भी काम करें आप शूद्र रहिएगा जिंदगी भर, ब्राह्मण कोई भी काम करे वो जिंदगी में ब्राह्मण रहेगा। ठीक, यानी वर्तमान में हम लोग को जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था है। आरंभ में कैसे था, वर्ण है दैविक आधार पर, फिर उसके बाद कर्म आधार पर, फिर ठीक। अब होता समाज का जो वर्गीकरण है, यानी समाज जो था उसमें देखते हैं हम लोग समाज की व्यवस्था को देखते हैं तो उस समय जटिल नहीं था, लचीला था समाज में। मैंने समाज में जो वर्गीकरण है वो जन्म ना होकर कर्म के आधार पर था। यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक औरत कहती है कि मैं कवि हूँ, मेरे माता चक्की पीसने वाले, पिता भीषज यानी चिकित्सक है। इससे पता चलता है कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय कर सकते थे, यानी कोई बंधन नहीं है। जैसा कि बाद में हम उत्तर वैदिक काल के बाद देखते हैं 600 BC में,
यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यानी सूत्र काल में। यहाँ पर एकदम वर्ण व्यवस्था जटिल हो गया, समाज एकदम जटिल हो गया कि मतलब जो वैश्य होगा वो वैश्य का काम करेगा, शूद्र होगा शूद्री का काम करेगा, क्षत्रिय हो गया क्षत्रिय काम करेगा, वर्ण ब्राह्मण होगा ब्राह्मण काम करेगा। लेकिन हम ऋग्वेद में क्या देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी तरह का काम कर सकता था, एक ही परिवार के लोग सब तरह का काम कर सकते थे, ठीक ना। आज जैसे देखो, आज एक परिवार मान लो वैश्य परिवार है, तो उस वैश्य परिवार में वो क्षत्रिय काम नहीं कर सकता है, आज वो पुरोहित का काम नहीं कर सकता है, ठीक ना। उसी तरह से तो यही कहता है कि वर्ण व्यवस्था इस समय जटिल नहीं था, मतलब एक ही परिवार के लोग सब तरह के काम कर सकते थे, यानी क्योंकि वर्ण व्यवस्था जन्म के ना होकर कर्म पधारी थी। जन्म कब हो गया? उत्तर वेदी काल के बाद से शुरू होना हो गया ना। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया कि मैं कभी ये संकेत क्या दे रहा है कि एक ही परिवार में हर तरह के व्यवसाय के लोग कर सकते थे, यानी वर्ण व्यवस्था जटिल नहीं थी, सब लोग सब तरह काम कर सकते थे। लेकिन 600 BC में क्या हो गया? सबका कर्म बन गया, बंद जन्म से बन गया कि जो जिस जन्म में पैदा लेगा उसी तरह का वो कर्म करेगा, दूसरा कर्म नहीं कर सकता है। जैसे ब्राह्मण पुरोहित काम करेगा तो जिंदगी भर पुरोहित करेगा वो। अब आते हैं, वही बताए थे जाति व्यवस्था। तो ऋग्वेद में कोई जाति व्यवस्था थी? नहीं थी, उत्तर वेदी काल में हो गई थी शुरू। ऋग्वेद में क्यों नहीं थी? तो ऋग्वेद में क्या था कि लोग घुमंतु जीवन थे, बताया था ना शुरू में ही क्लास देखना, घुमंतु जीवन था। घुमंतु जीवन होने के कारण क्या हुआ? घुमंतु जीवन होने के कारण क्या हुआ बताओ? घुमंतु जीवन कारण का आपस में लोग अस्थायी जीवन नहीं थे, तो अस्थायी जीवन नहीं था तो उनका पास आय का आमदनी भी नहीं था उतना कि लोग विलासतापूर्ण जिंदगी जी सके। विलासता रहेगा तब ना नया नया कर्म बनेगा, नया नया वस्तु बनेगा, तो उसी आधार पर जातियाँ बनेगी। तो विलासता का सामान उतना ही लोग यूज करते नहीं थे जैसे, तो इसीलिए अनेक व्यवसाय आधार पर जाति प्रथा नहीं पैदा लिया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि जब जीवन अस्थायी हो जाता है, इन लोगों का अस्थायीता जाती है उत्तर वैदिक काल में, जब इनका कृषि एग्रीकल्चर सरप्लस होता है, अस्थायी जीवन जब जीवन व्यतीत करते हैं, तो उस समय क्या देखते हैं? अस्थायी जीवन होने के कारण क्या देखते हैं हम लोग कि ज़िंदगी इनका जब अस्थायी होता है तो ये लोग अनेक प्रकार के व्यवसाय को अपनाना शुरू कर देते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की इनकी विलासतापूर्ण ज़िंदगी जीना शुरू होते हैं लोग। तो अनेक प्रकार के उसी तरह के आधार वाले वस्तु बनना शुरू होता है। तो वो वस्तु बनाने वाला व्यक्ति एक नई जाति रूप ले लेता है। जैसे लोहा बनाने वाला लोहार हो जाएगा, चमड़ा काम कर चमड़ार हो गया, रथ का काम कर रथकार हो गया। ऐसे ऐसे अनेक जातियाँ पैदा लेती है उत्तर वैदिक काल में। तो किस आधार पर लेती है जातियाँ? जब ये लोग अस्थायी जीवन होते हैं तब। चलो अस्पृश्यता के बारे में आते हैं। अस्पृश्यता वैदिक काल में नहीं था, कब था? उत्तर वैदिक काल में था, ठीक, यानी छुआछूत में, क्योंकि इस समय व्यवस्था उतनी जटिल नहीं थी। अब आते हैं ऋग्वेद काल में स्त्रियों के बारे में जानते हैं कि स्त्री कैसा था। तो राजनीतिक स्तर पर देखते हैं उनका, तो 4 स्तर पर देखेंगे, राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर। तो राजनीतिक स्तर पर देखते हैं कि युद्ध में वो लोग भाग नहीं लेते थे, मतलब कहीं अगर मान लो युद्ध हो रहा है तो उसमें भाग लेने देती थी, ये रखना याद। सभा और समिति बताए थे हम, 2 एक संस्थाएं थी जो राजा को राजा को परामर्श देती थी, बताए होंगे। तो एक राजनीतिक संस्था थी, एक न्यायिक संस्था थी। सभा और समिति में भाग ले सकती थी परंतु प्रधान के पद पर धारण नहीं कर सकती थी। तो उनका राजनीतिक इतिहास यही रहा, ठीक ना। वैदिक काल में, ऋग्वेदिक में, ये तुम जाओगे उत्तर वैदिक काल में तो सभा और समिति में भाग लेना भी उनका अनिवार्य नहीं था। यहाँ लेकिन सभा समिति में भाग ले सकती थी परंतु उनका ऊंचा पद जो प्रधानता का होता है, अध्यक्ष हो गया उसका, उस पद को लोग धारण नहीं कर सकते थे, ठीक। तो इनका राजनीतिक महत्व थोड़ा ठीक था। सामाजिक व्यवस्था में जाएंगे तो महिलाओं का समाज में क्या नहीं था, जो महिला से जुड़ा हुआ, बाल विवाह नहीं था। लेकिन कभी कभी देखते थे कि कम उम्र में विवाह हो जाता था, जैसे आज भी है। तो क्या बाल विवाह थोड़े आ जाए? कहीं कहीं पर बाल विवाह हो जाता है आज भी, जबकि आज इतना रूल कानून बना होता भी देखता टीवी में कभी दिखाता है कि इक्का दुक्का कहीं कहीं पर बाल विवाह हो जाता था। तो उसमें बाल विवाह नहीं था, लेकिन कभी कहीं कहीं पर देखा गया था कि कम उम्र में विवाह हो जाता था। इसका मतलब हुआ कि बाल विवाह समान तौर पर नहीं था। दहेज प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, महिला पर्दा नहीं करती थी, सती प्रथा नहीं थी। सबको पता है कि सती प्रथा
गुप्त काल में मिला साक्ष्य। चलो, जो था यानी समाज में जो महिलाओं के संदर्भ में जो था, वेश्यावृत्ति भी थी, सांकेतिक रूप से थी। सबको पता है कि वेश्यावृत्ति क्या होता है। विधवा जो होती थी उसका पुनर्विवाह भी हो सकता था, ठीक। यानी विधवा यानी उसका हस्बैंड मर जाने पर वो अपना शादी भी कर सकती थी। शिक्षा का अधिकार था, हालांकि बड़े घर में शिक्षा का अधिकार था महिला को, लेकिन ज़्यादातर बड़े घर या उच्च वर्ण की महिलाएं शिक्षित थी, ठीक ना। प्रमुख विदुषी महिलाएं भी इस काल में देखा गया जो वेद मंत्रों की रचना किया है। वैदिक काल में जो मंत्र की रचना की, जैसा पाला, विश्वारा, घोषा, लोपामुद्रा, ये 4 जो महिलाएं थी, ये किस काल की थी? ऋग्वेद काल की। तो वैसी महिलाएं थी जो जिसको विदुषी बोलते थे। विदुषी मतलब विद्वान, जो वेद मंत्रों की भी रचना कर दी थी, ठीक ना। तो चारों महिलाएं इसका, ठीक ना, ये चारों महिला पाला, विश्वारा, घोषा और लोपामुद्रा। चलो, बहुविवाह भी था, परंतु एक प्रथा प्रचलित थी। बहुविवाह मैंने क्या, एक से अधिक, एक मर्द कई स्त्रियों को रख सकता था विवाह करके, लेकिन ज़्यादातर एक प्रथा ही थी। ये सब राजा बड़े बड़े लोग जिसके पास पूंजी था वही लोग करते थे। नियोग प्रथा मान्य था। नियोग क्या था? जब कोई औरत मर गई तो अपने देवर से जब वो शादी करती थी, जब उसका कोई बच्चा अच्छा नहीं था तो अपने देवर से शादी कर लेती थी, उसे बोलते नियोग प्रथा। अमाजू किसको बोलते थे? तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या बोलते थे? अमाजू। अनुलोम विवाह मान्य था क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था नहीं था, ठीक ना, क्योंकि वर्ण व्यवस्था नहीं था। अनुलोम विवाह में क्या होता है? उच्च वर्ण का लड़का और निम्न वर्ण की लड़की से विवाह हो सकता था, सब हो जाता था। अनुलोम विवाह मान्य था। अनुलोम विवाह में क्या था? जैसे उच्च वर्ण का लड़का, जैसे ब्राह्मण वर्ण का लड़का है तो लड़की क्षत्रिय वर्ग की हो जाएगी, चाहे वैश्य वर्ग की हो जाएगी, शुद्ध वर्ग की, ये विवाह कर सकता था क्योंकि वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था उतना नहीं जटिल था, वर्ण व्यवस्था था लेकिन जनी जटिल नहीं था, ठीक ना। मतलब चारों एक ही वर्ण में लोग कई सब ब्याह कर सकते अपने घर परिवार में ही लोग। जब वही देखना कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था बट गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र स्पष्ट हो गया एकदम पूरा, तो हाँ जटिलता हुई कि ब्राह्मण घर का लड़का ब्राह्मण घर की लड़की शादी करेगा, अगर कहीं गलती से कर लेगा तो उसको मान्यता नहीं मिलती। धार्मिक में जाते हैं महिलाओं का, तो कर्मकांड में भूमिका अनिवार्य थी। पहले महिलाएं क्या थी कि जब तक से वो कर्मकांड में नहीं जाती थी तब तक से कर्मकांड शुरू नहीं होता था। आर्थिक में संपत्ति में भूमिका है परंतु स्पष्ट नहीं है। ये देखेगा तुम कि राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर उत्तर वैदिक काल जब आएगा, इसके बाद का जो काल आएगा उनके इसकी महत्ता में गिरावट आ जाती है। और इसलिए कहा था कि पहली बार महिलाओं की स्थिति सबसे मजबूत पूरे प्राचीन काल में कब थी? ऋग्वेदिक काल में थी। क्यों? क्योंकि उनको राजनीतिक अधिकार थे, सामाजिक अधिकार थे, धार्मिक अधिकार थे, आर्थिक अधिकार थे, ठीक। नेक्स्ट, दास व्यवस्था। अब आता है इस काल में दास व्यवस्था के बारे में। तो दास व्यवस्था का मतलब होता है कि इनके लिए विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। जैसे अनवरत है, अवरत है, अक्रमण, ये सब दास व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इनका शुरुआत में प्रयोग करते थे लोग घरेलू कार्य में, लेकिन जब मौर्य काल आएगा देखेगा, घरेलू वैदिक काल के बाद आएगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तब आएगा मौर्य काल। मौर्य काल में कृषि कर्म से भी जुड़ गए। तो दास सबसे पहले किस रूप, आगे पढ़ोगे बाद में, तो दास कई प्रकार के थे। नारद ने बताया है, मुनि ने बताया है, बृहस्पति ने बनाया, गृहपति ने बनाया दास। तो दास कई प्रकार के थे पहले, बाद में। आरंभ में दास किस रूप में थे? तो घरेलू काज करते थे, ठीक। लेकिन जब मौर्य काल आया तो उस काल से लोग क्या करने लगे? कृषि कर्म में भी जुट गए, क्योंकि मौर्य काल के राजा का जब क्षेत्रफल बढ़ गया तो उनको भूमि उनके अधीन जब हो गया तो उस भूमि पर खेती करने के लिए वैश्य की संख्या कम पड़ गई, तो शूद्रों को भी और दासों को भी कृषि कर्म से जोड़ दिया गया। इसीलिए कहा था कि कृषि जो शूद्र उत्तर वैदिक काल से लेकर 600 BC तक जो तीनों वर्णों की सेवा कर रहे थे, मौर्य काल में आकर वो कृषि से भी जुड़ गए थे। नेक्स्ट आते हैं ऋग्वेद काल में, चलते हैं हम लोग यहाँ सब सिंधु क्षेत्र में। शिक्षा व्यवस्था क्या था? तो शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल में होता था। गुरुकुल में जहाँ गुरु होते थे, छात्र वहाँ जाते थे, पेड़ों पहाड़ों पर। मौखिक होता था। किसके बारे में जाते थे? खगोल विद्या के बारे में शिक्षा देती। कैसे? तो मौखिक, लिखित नहीं, प्रवचन देते थे, आपको उसको ग्रहण करना था। स्वरूप क्या था? धार्मिक रूप।
मतलब जो भी शिक्षा दी जाती थी धार्मिक रूप से, इस धर्म के बारे में। आज क्या देते हैं हम लोग? आज व्यावसायिक शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा है, राजनीतिक शिक्षा है, आज हर तरह की शिक्षा दी जाती है। आज हम लोग देखते हैं कि लोगों का शिक्षा का ज्ञान हो, बढ़े, सरस्वती माँ सवार तो सरस्वती जी की वंदना करते हैं। उस समय सरस्वती जी की बराबर थी सविता देवती, जो कुशाग्र बुद्धि का थी, देवी थी। मतलब जिसको अपना बुद्धि को पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना था। तो आज हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इनका सरस्वती जी का करते हैं। उस समय लोग किसको पूछते थे? सविता देव को, ताकि उनका दिमाग बढ़े। भोजन के रूप में देखते हैं तो जौ उनका प्रमुख भोजन था। गोधूम में गेहूँ विवादित है, चावल का स्पष्ट चर्चा नहीं है। यही जब हम देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल में तो सबके स्पष्ट चर्चा हो जाती है। चलो, यही था हमारा का ऋग्वेद का सामाजिक व्यवस्था। यानी इतना कम क्यों सामाजिक व्यवस्था? क्योंकि अभी आरंभिक अवस्था में है, इनका जीवन अभी घुमंतु है, तो इनका सामाजिक व्यवस्था भी क्या रहेगा? थोड़ा ही थोड़ा रहेगा, कम। ठीक, अब धीरे धीरे इनका विकास होता रहेगा। अब आएंगे उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वेदिक के काल के बाद जब लोग मध्य गंगा घाटी में पहुँचे, सप्त सिंधु क्षेत्र से कहाँ है? मध्य गंगा घाटी में है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में थोड़ा सा परिवर्तन है। वही परिवर्तन को दिखा देना है। कुछ यही परंपरा आगे भी रही, कुछ परिवर्तन है। परिवर्तन दिखा दोगे तो ही हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। परिवार में चले तो परिवार में क्या देखेंगे? ऋग्वेदिक वाला परंपरा इस काल में भी क्या रहा, बना रहा है। जैसे संयुक्त परिवार था, ठीक ना, पितृ प्रधान समाज था, प्रमुख को गृह परिवार में प्रमुख पिता होता था। यहाँ भी परंपरा, कोई इसमें बदलाव नहीं है। यानी जो ऋग्वेद में था वही उत्तर वैदिक काल में रहा। वर्ण व्यवस्था में आते हैं, यहाँ देखो, यहाँ कुछ बदलाव आएगा। इस काल में वर्ण व्यवस्था में थोड़ी क्या जटिलता आती है। जटिलता क्या आती है? कर्म की जगह पर जन्म हो गया अब। यानी जो पहले एक ही परिवार में हर तरह का काम कर सकते थे वर्ण के लोग, हर वर्ण वाला वो काम कर सकते थे। एक ही परिवार में लोग ब्राह्मण का भी काम, क्षत्रिय काम। अब आकर क्या हो गया कि अब एक ही परिवार में लोग एक ही तरह काम करेंगे। जैसे ब्राह्मण वाला परिवार ब्राह्मण वाला काम करेगा, क्षत्रिय वाला परिवार क्षत्रिय काम करेगा। पहले क्या था कि एक ही परिवार में लोग ब्राह्मण का भी काम, क्षत्रिय काम, वैश्य का भी काम, शूद्र का भी काम करते थे। अब चारों परिवार, चारों वर्ण अलग अलग काम करेगा, एक दूसरे का काम वो नहीं करेगा। तो यहीं से वर्ण व्यवस्था जटिल होना क्या हो गया? तो पूछ देगा कि वर्ण व्यवस्था पहली बार जटिल होना कब शुरू हुआ? तो उत्तर वैदिक काल से। क्यों, कैसे? तो पहले ऋग्वेद में क्या देखते हम लोग? तो चारों वर्ण का काम एक ही परिवार के लोग कर सकते थे। अब क्या हो गया कि अब चारों वर्ण अलग अलग हो गए। अब चारों वर्ण का कर्म क्या निर्धारित हो गया। अब कोई भी पहला वर्ण, जैसे ब्राह्मण वर्ण जो था, वो क्षत्रिय वर्ण का काम नहीं करेगा, क्षत्रिय वर्ण ब्राह्मण वर्ण का काम नहीं करेगा। ऐसा कर्ण आना धीरे धीरे शुरू हो गया उत्तर वैदिक काल से। 600 ईस्वी में पूरी जटिलता आ गई कि कोई भी किसी का व्यवसाय बदल नहीं सकता था। ठीक ना, सूत्रकाल में इसीलिए कहा था 600 ईस्वी में को सूत्रकाल बोलाता है, जटिलता आ गई है। नेक्स्ट, विभिन्न वर्णों की समाज में स्थिति क्या थी? अब देखो, जटिलता जब आ गई तो इसीलिए लिखा गया है। ब्राह्मण के बारे में कहा गया कि उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मण के बारे में बताया गया बढ़िया से, कि इसका जन्म पुरोहित से हुआ था। कार्य था यज्ञ कराना, वेद पढ़ाना। महत्ता इसकी क्या थी? द्विज का अधिकारी था। द्विज में क्या होता है? शिक्षा ग्रहण करना, ठीक ना। करों में छूट था, कर नहीं देते थे लोग। ब्राह्मणों की महत्ता इस बात में, इसके देखो कैसे लगेगा पता। कहा एतरे ब्राह्मण कहता है, बताए थे ब्राह्मण ग्रंथ था, उसी का पाठ एतरे ब्राह्मण कहता है कि 100 वर्ष का राजा से 10 वर्ष का ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। मतलब 100 वर्ष का राजा है, 10 वर्ष का ब्राह्मण है, तो श्रेष्ठ। अभी भी तुम देखोगे गांव में जाते हो तो ब्राह्मण जब आते हैं लोग, पुरोहित लोग, तो यजमान लोग उठ जाते हैं, बाबा लोग को बैठाता है लोग। इसके बारे में कहा गया कि राजा से ब्राह्मण श्रेष्ठ था। राजा को पुरोहित को हटाने का भी अधिकार था उसके पद से, जिससे इस बात का पता चलता कि ब्राह्मणों की स्थिति काफ़ी श्रेष्ठ हो गई थी। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। क्षत्रिय के बारे में आओ, इसका जन्म बताया था, वो देवदास से हुआ है। इसका काम क्या? युद्ध करना। राजनीतिक रूप से सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति किसको माना गया था? क्षत्रिय को। मतलब कि राजा का काम कौन करेगा? क्षत्रिय करेगा। इसको भी शिक्षा का ग्रहण करने का अधिकार था और कर में छूट था। तीसरा वर्ण आता है वैश्य व्यवस्था। वैश्य का उत्पत्ति 20 वर्ग से हुई है, जिसका कार्य कृषि करना, व्यापार करना, और यही मुख्य करदाता था। पूछ जाता है कि वैदिक काल में मुख्य करदाता कौन थे? वैश्य थे। क्यों थे मुख्य करदाता? कमाते हैं तो ही टैक्स भरेंगे। शूद्र की उत्पत्ति भी 20 से हुई है। इसका कार्य क्या? द्विज और संपत्ति का अधिकार नहीं है। द्विज और
संपत्ति का अधिकार नहीं है। ये क्या करेगा, इसका काम क्या नहीं है, द्विज और संपत्ति का काम इसका नहीं है। इसका समाज में सबसे निचला स्थान था, ठीक ठीक ना। और ये तीनों वर्णों क्या करेगा, सेवा करेगा। अब आता है कि ब्राह्मणों की स्थिति की महत्ता को और देखो कैसे होता चलेगा पता। इतने ब्राह्मण में सभी वर्णों का कार्य निर्धारित कर दिया गया है। जैसे ब्राह्मण के बारे में कहा गया कि दान लेने वाला है, क्षत्रिय के बारे में कहा कि राजा बनेगा, वैश्य के बारे में वो टैक्स करेगा, पशु करेगा, खेती करेगा, शूद्र के बारे में कहा गया को तीनों वर्णों की सेवा करेगा। ठीक। एक और ग्रंथ देखा गया था शतपथ ब्राह्मण में सभी वर्णों हेतु संबोधन की चर्चा, जो इस बात का संकेत है, इससे भी चलता कि पता कि किस वर्ण का स्थिति मजबूत था। ब्राह्मण के बारे में यही बोला गया कि आइए, मैंने संबोधन से। क्षत्रिय के बोला गया आ रही, आओ। वैश्य को बोला था आदराओ, संस्कृत भाषा में जल्दी आओ। शूद्र को बोला गया आधाओ, दौड़ कर आओ। तो भाषा के आधार पर भी यानी संबोधन से भी हम पता लगाते हैं कि जिसका चर्चा शतपथ ब्राह्मण में है कि किस वर्ण को कितना अच्छा इज्जत मिलता था, ठीक ना, वैदिक काल में, खासकर उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट, अब आते हैं जाति व्यवस्था के बारे में। बताए थे कि ऋग्वेद में इसका चर्चा नहीं सुनते हैं, उत्तर वैदिक से इसकी शुरुआत हो जाती है जाति व्यवस्था की। कैसे, देखो, जब गंगा घाटी में लोग आए, यहाँ से सब सनोज क्षेत्र से इस एरिया में, तो ये एरिया तुमको पता है कि दुआब बेल्ट है, काफ़ी उपजाऊ बेल्ट है। तो यहाँ पर खेती होने लगा, लोग एग्रीकल्चर होना शुरू हुआ, अस्थायी हो गए। तो लोग की मनोकामनाएँ बढ़ गई, महत्वाकांक्षाएँ बढ़ गई, इच्छाएँ बढ़ गई, और इच्छा आधार पर अपना व्यवसाय बना, नया नया डिमांड बढ़ गया, क्योंकि पैसा था उनके पास। पैसा मतलब धन था, कृषि सरप्लस हो रहा था, तो लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसाय बनाने पर ध्यान देने लगे। तो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय था, चमड़ा का काम करना लोगों लगे, रथकार बन गए, धातुकार बन गए। इस आधार पर अलग अलग प्रकार की जातियाँ बनी। तो कब बनी व्यवसायिक महत्वाकांक्षा, कब बना, जब लोगों का स्थिति में सुधार आया, लोगों की महत्वाकांक्षाएँ बढ़ी, लोग विभिन्न प्रकार के काम करना शुरू कर दिए, विभिन्न प्रकार के लोगों की इच्छाएँ जगी कि हमको ये उत्पादन मिलना चाहिए, इस तरह का नया वस्तु हमको पैदा करके दो। तो उस आधार पर वस्तु पैदा करना लोग पैदा लिए, वही लोग एक प्रकार का जाति में गए। ठीक। इस व्यवस्था में कठोरता आई सूत्रकाल में, यानी 600 BC में, यानी उत्तर वैदिक काल के अंत में आई। जो व्यवसाय अनुवांशिक होने के कारण व्यवसाय परिवर्तन करना कठिन हो गया। मतलब जैसे चर्मकार था, उत्तर वैदिक काल में चाहता तो रथकार बन सकता था, यानी एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय को बदल लेते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल के बाद 600 BC में क्या हुआ कि जैसे चर्मकार है तो दूसरे का व्यवसाय नहीं करेगा, रथकार है दूसरे का व्यवसाय नहीं करेगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या था, एक दूसरे का व्यवसाय कर सकते थे। 600 BC में क्या हुआ कि जो चर्मकार है चर्मकार रहेगा, रथकार है और रथकार काम करेगा, दूसरे का व्यवसाय बदल नहीं, यानी जटिलता आ गई व्यवसाय में भी। अस्पृश्यता अभी भी नहीं है, 600 BC में होगा शुरू, इन्हें छुआछूत अभी भी नहीं है। शूद्र के बारे में आते हैं, इसकी स्पष्ट चर्चा इसी में सबसे पहले मिलती, इसी काल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से। ठीक। नेक्स्ट, स्त्रियों के बारे में लोग देखते हैं कि क्या स्थिति है। ऋग्वेद की तरह अच्छी नहीं है, क्योंकि इसी गिरावट आना क्या हो गया, शुरू हो गया। कैसे, देखो, देखते हैं ऋग्वेद में क्या देखे थे हम लोग कि सभा और समिति में भाग ले सकती थी, यहाँ उनके भाग लेना अनिवार्य नहीं है। मैंने वह आए चाहे नहीं आए, सभा समिति अपना निर्णय ले लेगी, जो लेना होगा निर्णय। सामाजिक स्तर पर भी गिरावट देखते हैं। कैसे, तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया कि जो महिला पैदा लेने पर, लोग जन्म पैदा लेने पर दुख व्यक्त करते थे, करीब मेरे घर में बेटी हो गई, आज भी लोग करता देखता होगा। मैत्राणी संहिता आधार बोलता है कि जुआ तथा पाशस तुलना की गई है महिला को। विधानक उपनिषद में कहता है कि सर फोड़ देने वाली बात है। याकल अपने बीवी मैत्रेय को बोलते हैं कि ज़्यादा बहस करेगी तेरा हम सर क्या करेंगे, फोड़ देंगे, ठीक ना। जो इस बात का संकेत है, यानी ऐत्रेय ब्राह्मण, मैत्राणी संहिता, विधानक उपनिषद से यह पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति में दिन पर दिन गिरावट आने लगी। ठीक, जो ऋग्वेद में नहीं था। तो कब से गिरावट आई, उत्तर वैदिक काल से, ठीक ना। क्या नहीं था इस काल में भी, सती प्रथा इस काल में नहीं है, पर्दा प्रथा नहीं है, दहेज प्रथा नहीं है। क्या था इस काल में भी, बहु विवाह था ही, विधवा विवाह भी था, नियोग प्रथा भी था। हाँ, लेकिन क्या बदलाव आया देखो, तो इस काल में विदुषी स्त्रियां थी, मैत्राणी और गार्गी थी। और उस काल में क्या थी, अपाला, घोषा, लोपा मुद्रा।
लेकिन और सब लगभग क्या है, देखो ये सब चेंज सेम टू सेम रहा, ये बदलाव है, चेंज है, और फिर ये चेंजिंग है। तो ये सारा व्यवस्था दिखाता है कि महिलाओं की स्थिति में पहले से क्या आ गई है, गिरावट आ गई है। इससे क्या चलता है, महिलाओं की स्थिति में क्या है, गिरावट आ गई है। ठीक, तो पूछ देगा महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने का पीछे क्या कारण था। त्रिय ब्राह्मण दिखाया है, मित्राणी संहिता से चलता है पता, विद्राणक उपनिषद से चलता है पता। ठीक, धार्मिक आधार पर भी देखते हैं इनका कर्मकांड में जाना अनिवार्य नहीं है, यानी बिना इनके आने से भी हम लोग कर्मकांड कर लेते थे उस समय। आर्थिक में दिखा कि संपत्ति में अभी भी स्पष्ट भूमिका नहीं है। जो दिखाता है उनका राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आधार पर उनका शोषण होना क्या हो गया था, शुरू हो गया था। तो पहली बार महिलाओं की स्थिति में गिरावट कब आई, उत्तर वैदिक काल से। कैसे चलता है पता, तो राजनीतिक स्तर पर सभा समिति में भाग लेना अनिवार्य नहीं, और इतरे मैत्रिणी और विधारण चल रहेगा पता। धार्मिक स्तर पर कर्मकांड जाना अनिवार्य नहीं, आर्थिक आधार पर संपत्ति भूमिका स्पष्ट नहीं। नेक्स्ट, शिक्षा के बारे में आओ। इस काल का शिक्षा उत्तर वैदिक काल का, यानी गंगा घाटी में आकर जो बसे लोग थे, उपनयन संस्कार होने के बाद बच्चा पहले द्विज का अधिकारी हुआ। जैसे उपनयन मतलब जब बच्चा पैदा लिया तो द्विज का अधिकारी, मैंने उसको वेद का अध्ययन कराया जाएगा पहले। तो अब पता है कि द्विज का अधिकार किनको नहीं था, जिसको वेद का अध्ययन करने का अधिकार तो ब्राह्मण को था, क्षत्रिय को था, वैश्य को था। कौन नहीं कर सकता था, शूद्र नहीं कर सकता था द्विज का अधिकार, और निम्न वर्ण की महिला नहीं। मतलब वेद का अध्ययन कौन नहीं कर सकता, शूद्र और निम्न वर्ण की महिला। दूसरा, द्विज प्राप्त करने का उम्र क्या था, तो ब्राह्मण करेगा 8 वर्ष में, 2 वर्ष का अंतर है। क्षत्रिय 10 वर्ष होगा तब वो वेद का अध्ययन करेगा, वैश्य 12 वर्ष का होगा तब अध्ययन करेगा। यही कारण है कि देखो कि ब्राह्मण आज पढ़ने लिखने में सबसे क्या आगे लोग हैं, क्योंकि लोग पहले 2 साल पहले हमसे पढ़ना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। नेक्स्ट आओ, इस काल में देखते हैं कुछ सामाजिक संस्कार भी देखते हैं, क्योंकि इस काल में आकर देखते हैं कि मध्य गंगा घाटी में आकर अस्थायी हो गए, उनके संस्कार में कुछ बदलाव आया। क्यों आया, तो पुरोहित वर्ग पैदा लिए, उन्होंने संस्कार की संख्या में वृद्धि कर दी, ताकि उनकी आय में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, क्योंकि वही उनका आय निर्धारित हो गया था। पढ़ा है ना कि उत्तर वैदिक काल में सब वर्ण का व्यवसाय निर्धारित कर दिया गया था। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि हमारी आय का माध्यम तो पुरोहितवाद ही है, अब कैसे पुरोहित को हम आगे बढ़ाया जाए। तो विभिन्न प्रकार का संस्कार कराएंगे तो उनका आय में क्या रहेगी, वृद्धि रहेगी। इसीलिए देखो अब तो अथर्ववेद में संस्कार 2 आश्रम पहले चर्चा हुआ, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ है। जबालोपनिषद में 4 आश्रम की चर्चा है। अथर्ववेद में 2 आश्रम है, जबालोपनिषद में 4 आश्रम है। तो देखो पुरोहित लोगों ने क्या किया कि देखा कि अपनी आय कैसे बढ़ाई जाए, तो लोगों को संस्कार से जोड़ने लगा। ये संस्कार करोगे तो तुमको ये पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा, तुमको भौतिक सुख मिलेगी, ठीक ना, तुमको सुख दुख से छुटकारा मिलेगा। तो लोगों ने कहा कि तुम, पहले का मनुष्य क्या था, 100 वर्ष जीता था। तो कहा गया कि अपने जो, देखो कोई भी आदमी क्या करता है, अपने जीवन काल में ही संस्कार करता है सब। तो पहले मनुष्य का जीवन 100 वर्ष होता था, क्योंकि उस समय उतना पॉल्यूशन नहीं था, खान पान अच्छा था, उतना हाइब्रिड खाना नहीं था, क्योंकि संख्या कम थी, भूमि उपजाऊ ज़्यादा था, बंटाधार नहीं था उतना, तो मिलावटी नहीं था, एकदम शुद्ध खाना था। इसलिए पहले का आदमी 100 वर्ष 150 वर्ष जीता था। आज पॉल्यूशन है तो जीता नहीं, ये मर जाता 68 वर्ष में। इसीलिए भारत में आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 वर्ष 62 वर्ष माना गया है। तो पहले मनुष्य 400 वर्ष जीता था, इस 100 वर्ष को 4 भागों में बांट दिया गया, और सब वर्ण को 25-25 वर्ष का रखा गया। जैसे मनुष्य 1 से 25 वर्ष में रहेगा तो क्या करना है, 26 से 50 वर्ष उसको क्या करना है, 51 से 75 वर्ष की क्या करना है उसको, 76 से 100 वर्ष उसको क्या करना है। तो यानी उसके जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया। तो पहला ब्रह्मचर्य आ गया। तो कहा गया कि ब्रह्मचर्य जीवन जो है आपको 1 से 25 वर्ष में करना है, यानी 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक आपको केवल ये अध्यापन करना है, पढ़ना लिखना है। 25 से 50 वर्ष में आपको गृहस्थ जीवन करना है, यानी बच्चा पैदा करना है, आप शादी करना है, ठीक ना। तो इस मतलब यही सबसे आदर्श माना गया था, कि सबसे कठोर था ये, क्योंकि गृहस्थ जीवन को पालना बहुत आसान काम नहीं था, क्योंकि इसमें अपना बेटा पालना, बीबी पालना, बीबी का घर को पालना है, अपने घर को पालना है, यानी सबको लेकर चलना है। इसीलिए सबसे आदर्श माना गया था कौन, गृहस्थ जीवन। वानप्रस्थ क्या था कि जब आपका उम्र 50 से 75 वर्ष के बीच में हो जाए तो आपको वन की ओर चले जाना था। संन्यास क्या था, 75 वर्ष की उम्र आप पार कर गए तो घर को छोड़ देना था और मोक्ष की प्राप्ति पर ध्यान देना था, यानी सबको जा कर के बाहर अपना ज्ञान बांटना था, ठीक। यानी कब घर छोड़ते थे,
75 वर्ष। ये आता है कब कोड? बगवास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सबसे पहला आश्रम क्या था? ब्रह्मचर्य। तब क्या था? गृहस्थ। तब क्या था? वानप्रस्थ। तब क्या था? संन्यास। बगवास, कोड क्या इसका? बगवास। ब से ब्रह्मचर्य, ग से गृहस्थ, वा से वानप्रस्थ, ठीक। अब आता है कि ये चारों आश्रम क्या उस समय की महिलाएं करती थी? बिल्कुल 3 आश्रम करती थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। संन्यास आश्रम महिलाएं नहीं करती थी। और शूद्र जो थे, गृहस्थ छोड़कर कोई भी आश्रम नहीं कर सकता था। इन्हें शूद्र ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं कर सकता था, वानप्रस्थ नहीं कर सकता था, संन्यास निर्धारण कर सकता था। शूद्र को सिर्फ एक ही काम करना था, वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। यानी इसको पढ़ाई लिखाई मतलब नहीं था। इसीलिए गृहस्थ करेगा तो बच्चा पालन पैदा करेगा, बच्चा पैदा करेगा तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के तीनों के आने वाला पीढ़ी का सेवा करेगा। इसलिए इनको गृहस्थ जीवन दिया गया था। ठीक, समझ में आया गृहस्थ जीवन क्यों था? ताकि बच्चा पैदा करेंगे तो ब्राह्मण का जो बच्चा होगा, क्षत्रिय का जो बच्चा होगा, वो उसका बच्चा इन तीनों बच्चों का सेवा करेगा। चलो, इस आश्रम का उद्देश्य क्या था? तो कहा गया था कि मनुष्य जब पैदा लेता है तो उससे कुछ ऋण होता है, ऋण मैंने कर्ज। उसी को चुकाने के लिए हर आश्रम व्यवस्था से गुजरना होगा। इन्हें ब्रह्मचर्य में पुरोहित को बुलाइए, तो कुछ उसको दान कीजिए, द्विज का अधिकारी बनाकर जनेऊ धारण करके। गृहस्थ में शादी ब्याह कीजिए तो उसको कुछ दान कीजिए। इससे 4 आश्रम बनाया ताकि पुरोहित को कुछ पैसा धन इकट्ठा हो। और प्रत्येक आश्रम में ऋण को चुकता करके भौतिक सुख की आप प्राप्ति कर सकते हैं। और इसके लिए 2 उद्देश्य बनाए गए थे कि आप आश्रम 4 आश्रम से गुजरिएगा तो 4 आश्रम में तो पैसा आप देवे कीजिए पुरोहित को, कुछ का दान दक्षिणा। और उसके 2 उद्देश्य किए गए थे कि जैसे आपके ऊपर कुछ ऋण है, कुछ आपको पुरुषार्थ काम करना। ऋण मतलब कुछ जो कर्ज चुका देना है, जैसे देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, निरी ऋण। तो कहा कि जब ब्रह्मचर्य जीवन आप व्यतीत करते हैं, जब आप 1 से 25 वर्ष के होते हैं, तो आप पर देव ऋण का कर्ज है, मैंने आपको देवता का कर्ज है। आप देवता को क्या कीजिए? आप देवता का कीजिए, देवता को पूजा कीजिए। पितृऋण में था गृहस्थ जीवन। जब गृहस्थ जीवन में आइए तब पितृऋण था, मैंने पिता का आप किया है, पिता का आप ऋण चुकाइए, कर चुकाइए इन्हें। वानप्रस्थ में क्या था? जब जंगल में जिए तो कृषि का व्यवस्था पर पालन कीजिए। संन्यास मतलब निरी व्यवस्था को पालन कीजिए। ठीक, उससे सब पुरुषार्थ था 4 है। धर्म मतलब आचार विचार पर बल दीजिए। अर्थ आपको जीवन चलाना हो, कैसे चलाना, गृहस्थ जीवन। तो ब्रह्मचर्य में ये था, ये था, ये था, ये था। ठीक, काम, वानप्रस्थ में परिवर्तनशीलता लाइए, यानी कृषि कीजिए। और मोक्ष का मतलब संन्यास धारण कीजिए। तीनों उपरोक्त बातों पर अमल कीजिए तो आपको मोक्ष की क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। इस समय कुछ 16 संस्कार भी थे, जो कहते हैं 16 संस्कार, नाम सुना होगा। पहला गर्भधान से लेकर मृत्यु तक है। तो पहला संस्कार गर्भधान था, यानी कि जब बच्चा पैदा हो रहा है, गर्भ में है, तो उसका होता था गोद भराई। फिर उपनयन संस्कार, जब बच्चा क्या लिया, पैदा लिया, उसके बाद फिर द्विज का अधिकारी। लास्ट में जब मरता था तो अंत्योष्टि संस्कार था। तो पहला संस्कार गर्भधान और लास्ट संस्कार था अंत्योष्टि। यानी गर्भधान से लेकर 16 संस्कार होते थे और 16 संस्कार आपको करना होता था। इससे हर संस्कार में पुरोहित को बुलाकर उनसे आपको दीक्षा लेनी थी। इससे पुरोहितों की भी आमदनी में क्या देती? वृद्धि देती। तो कुल मिलाकर कहा कि संस्कार करने का मकसद क्या था? कि सबको पता है कि उत्तरवेदी काल में आकर के स्पष्ट कर दिया गया कि आपको यही काम करना है। पुरोहित का काम करेगा। तो पुरोहित ने सोचा कि हमारी आय का माध्यम को कैसे बढ़ाया जाए, तो विभिन्न प्रकार के संस्कार करना शुरू कर दिया और लोगों को डराना शुरू कर दिया कि अगर ये संस्कार से नहीं गुजरेंगे तो आपके साथ कुछ घटनाएं घट जाएगी। तो लोग डर के क्या करने लगे? ये पुरोहितवाद का शिकार हो गए और लगे कर्मकांड करने। यही कर्मकांड करने के बाद देखेगा, तुम बताए धर्म में धार्मिक कर्म पढ़ाए होंगे, धर्म जाओगे तो बताए होंगे, कर्मकांड करने से लोग के बाद भी लोगों को सुख दुख से छुटकारा नहीं प्राप्त हुआ। तब लोग विचार करने लगे तो रड़यक आया, तब उपनिषद काल आया। इससे पता चला कि कर्मकांड करने से कोई फायदा नहीं है, ज्ञान प्राप्ति करो, मोक्ष उसी से होगा, यानी सुख दुख से छुटकारा पा जाओगे। तो ब्राह्मण क्यों संस्कार इतना कराने लगे? इसलिए करने लगे उनका आय का माध्यम यही था। जितना संस्कार कराएंगे उतने उनको धन की प्राप्ति होगी, उतने उनकी आय को क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इसी संस्कार का संबंध आय से जुट गया। यानी आय अगर बढ़ाने का अगर माध्यम नहीं होता, अगर कहा जाता कि कोई व्यक्ति किसी तरह काम कर सकता है,
तो फिर ये संस्कार उतना पैदा नहीं लेता, जहाँ तक मेरा इतिहास पर मानना है। यानी संस्कार का संबंध किससे है? आय जुटाने से है। अगर चारों वर्ण का काम कहा गया निर्धारित नहीं किया रहता तो आज वर्ण व्यवस्था ज़्यादा पैदा नहीं लेता। तो पुरोहित ने कहा कि जितना हम संस्कार बनाएंगे, जितना हम कर्मकांड कराएंगे, उतना ही मेरी लाभार्थी होंगे हम, उतने ही मेरी आय में क्या होगी? वृद्धि होगी, क्योंकि यही मेरी आय का क्या साधन है। राजा है तो धन लूट करके अपना राजा ले लेगा, जुगाड़ कर लेगा युद्ध करके। वैसे तो क्या करेगा? खेती करके अपना आय बढ़ा लेगा। शूद्र को आर्थिक रूप से उतना मजबूती का आधार था ही नहीं, तो बचे कौन? पुरोहित बचे। तो कहा कि हमारा आधार क्या बनेगा? तो हम पुरोहित जितना कराएंगे, जितना कर्मकांड कराएंगे, तो लोगों को संस्कार से जोड़ दिया गया। हर तरह का संस्कार कीजिए तो ये फायदा होगा। तो फायदा दिखा कर करके लोगों को संस्कार जोड़ा गया ताकि अपनी आय को वृद्धि किया सके, भले उस संस्कार से उनको फायदा हो या ना हो। यही कारण था कि 620 में जाकर इसी संस्कारों का लोग विरोध करना शुरू कर दिए। लोग को जब आर्थिक क्षति होने लगी तो उसी विरोध में देखेगा तुम बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा विभिन्न प्रकार के नास्तिक संप्रदाय हैं। उनको नास्तिक कौन कहा है? ब्राह्मणों ने कहा है, क्योंकि ब्राह्मणों का विरोध करते थे। तो कहा कि नास्तिक है यानी लोग देवता देवी को नहीं मानता है, हम लोग आस्तिक है। वहीं से नास्तिक शब्द का प्रयोग होना शुरू हो गया है। ठीक ना? थैंक यू। तो हम लोग अभी पूरा ब्राह्मण वैदिक साहित्य को टॉपिक को ख़त्म कर दिए। वैदिक का देखना 5 खंड बना होगा, 4 खंड में। एक वैदिक काल का साहित्य पढ़ा होगा, हम लोग पढ़े। तब वैदिक काल का राजनीतिक व्यवस्था पढ़े होंगे, तब वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था पढ़े होंगे, तब वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था पढ़ेंगे, तब वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे। यानी 5 खंडों में वैदिक काल हमारा एंड हुआ। अभी हम लोग ये वीडियो पर बना रहे हैं इसी तरह से। थैंक यू।